अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद आज बीजिंग से रवाना हो गए हैं और 2017 के बाद ये किसी भी अमरीकी सदर का चीन का पहला दौरा था और 2017 में भी जब ट्रंप ही सदर थे पहली टर्म के, तो उस वक्त उन्होंने चीन का दौरा किया था। और चीन, अगर आपको जाने का इत्तेफाक हुआ हो या चीन की तरक्की से अगर आप वाकिफ हो, तो चीन जिस तरीके से ग्रो कर रहा है वहां पर सालों नहीं बल्कि दिनों और महीनों के हिसाब से वहां पर तब्दीली आती है। 2017 का चीन और 2026 का जो चीन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और इस दौरे के हवाले से अगर आप ऑप्टिक्स देखें तो एक तो रेड कारपेट वेलकम दिया गया अमरीकी सदर ट्रंप को, लेकिन जो बात बहुत ज्यादा काबिल गौर थी और पूरी दुनिया ने उस पर रिपोर्ट भी किया कि आम तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप जब किसी भी गैर मुल्की रहनुमा से मिलते हैं तो वो कोई लिहाज नहीं रखते हैं, वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली मर्तबा आपको ये लगा कि जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो एक ऐसे मुल्क के सरबराह से मिल रहे हैं कि जो शायद उन जितना ही ताकतवर है, मे बी एट टाइम्स लगता है कि वो उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। और वही ट्रंप जो फिलबदी बहुत सी बातें कर देते हैं, लेकिन इस दौरे के दौरान उन्होंने स्क्रिप्ट से हटकर कोई बात नहीं की। जो भी उन्होंने जो फॉर्मल डिस्कशन हुई हो या वैसे जो इंटरेक्शन हुआ हो, तो क्लियरली जो स्क्रिप्टेड चीजें थी, जो उनको बताया गया, वही उन्होंने वहां पर बात की, जिससे साफ जाहिर होता है कि अब ये चीन वो वाला चीन नहीं है बल्कि अमेरिका की हम पल्ला ताकत बन गई है। जब दो ताकतवर मुल्क आपस में मिलते हैं तो फिर आपको उस तरीके से लिहाज रखना पड़ता है। बट जो इस दौरे से पहले कहा जा रहा था कि 4 टीज की गई थी कि ये इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्रेड है, उसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें ताइवान है और चौथा जो है ऐड कर लिया उन्होंने तेहरान, यानी कि ईरान और अमेरिका की जंग है। तो विजिट तो कंक्लूड हो गया है और इस विजिट को हालांकि जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने कहा कि बड़ी जबरदस्त फैंटास्टिक ट्रेड डील्स हुई हैं, लेकिन जब बात हमारी हो रही है कोई मेजर अनाउंसमेंट जो है अभी तक कुछ सब्सटैंशियल किस्म की सामने नहीं आई। कामरान, इस मीटिंग के बारे में यही कहा जाता है कि दिस वाज अ मीटिंग ऑफ 2 इक्वल्स और चीन का इस जगह पे पहुंच जाना जहां पे उसको कंसिडर किया जा रहा है कि वो अमेरिका के बराबर आ गई, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है अभी तक इस सदी की। और फिर जब 2 इक्वल्स की मीटिंग हो तो फिर आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू से समथिंग स्लैंग। तो वो आपको इसी वजह से जो आप बात कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा आपको वो चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि जो बॉडी लैंग्वेज थी, एक तो बहुत कंफर्टेबल, जो वीडियो सामने एक कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेजेस थी दोनों साइड से। अदर देन दैट जो उनके रिमार्क्स थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि जो चीन की इस वक्त जो ताकत है उसको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। ख़ासतौर पर जब वो ये बात कर रहे थे कि दुनिया के जो अमीर तरीन और जो शख्सियात और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके जो हेड्स हैं वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं और वो आपसे कारोबार करना चाहते हैं, तो आप इसको कंसीडर करें। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अदर देन जो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर चीज़ें हुई हैं। बट इसमें जैसा आप फरमा रहे थे, खैर डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए तो हर चीज़ बिग होती है, ग्रेट होती है और फॉर द फर्स्ट टाइम होती है। आपका अब जो बहुत क्लोजली आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर रहे होंगे, आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया है कि ये जो मीटिंग थी इसका जो आउटकम था, अदर देन दैट जो अभी पब्लिक उसकी कोई उस तरीके से अनाउंसमेंट नहीं है, जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं उसको अगर आप सामने रखें तो आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, विजिट जो है, अगर आप देखें कि दोनों जो रहनुमाओं के दरमियान जो एक केमिस्ट्री है, जिस तरीके से प्लान किया गया था उसी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो जो पिछले कई अरसे से एक जो कहते हैं कि ये दोनों बड़े राइवल्स हैं, तो कम से कम आप जिस तरीके का वेलकम दिया गया है, जो बातचीत हुई है, उसमें आपको वो राइवलरी तो नजर नहीं आती। इनफैक्ट ये दुनिया के लिए अच्छा भी है, क्योंकि कहते हैं कि दो जो ताकतवर अगर मुल्क होंगे तो उसमें उनमें आपस में लड़ाई नहीं हो सकती। लड़ाई अगर नहीं हो सकती तो बल्कि खुद जो प्रेसिडेंट शी हैं उन्होंने यही बात की कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन होगी तो ये दोनों मुल्कों के लिए खतरनाक है, और अगर इनके दरमियान कोऑपरेशन होगी तो ये दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट है और बाकी दुनिया के लिए भी है। इसमें जो आई थिंक 1 बाय 1 अगर आप बात करते हैं, जिस तरह 4 टीज की बात की, तो ट्रेड जो है वो दैट इज द मेन इशू, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि इसमें जो नामवर जो बिजनेसमैन हैं अमेरिका के, वो इलॉन मस्क हों, टिम कॉक हों, बाकी यू नेम इट, एनवीडिया के सीईओ हों, तमाम लोग वहां पर वो मौजूद थे। तो इसका मतलब है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आगे चल के बात भी करेंगे ईरान अमेरिका जंग की, प्राइमरीली फोकस जो है अमेरिका की तरफ से वो ट्रेड और दोनों मुल्कों की अगर आप बात करें तो वैसे तो ये 2022 में कोई बताया जाता है कि 690 अरब डॉलर की इनकी ट्रेड थी, लेकिन जो टैरिफ वॉर और फिर अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो भी इकदाम लिए
तो उसके बाद 2025 में ये कम होकर कोई अराउंड 414 अरब डॉलर की है, लेकिन स्टिल जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ वो 200 अरब डॉलर का है। और ये एक बुनियादी नुकता है कि वो जो ट्रेड डेफिसिट को वो कम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि नंबर 1 के जो चीन है वो मजीद उनसे खरीदारी करे, वो सोयाबीन है, वो मीट है, बीफ है। एंड एक जो खबर वो ये कह भी रहे हैं, चीन ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि ये चीन ने फैसला किया है कि वो 200 जो बोइंग है वो उनसे खरीदेगा, क्योंकि जब इनके साथ मामलात खराब हुए थे तो वो एयरबस जो फ्रेंच कंपनी है उनसे वो खरीद रहे थे, तो बोइंग से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अपने खत्म कर दिए थे, तो उससे भी शायद कुछ जो ट्रेड बैलेंस है ये कोई बेहतर हो। फिर मजीद वो चाहता है अमेरिका के उनसे वो तेल खरीदें, ये भी एक अहम नुकता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक वाई कि अब अमेरिका जिस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है चीन की, वजह यह है कि इतनी ट्रेड वॉर के बावजूद सब कुछ, पहले चीन अमेरिका के ऊपर रिलाय करता था, सबसे बड़ी मंडी थी, लेकिन चीन ने ये भांप लिया था और उन्होंने डाइवर्सिफाई कर लिया अपनी एक्सपोर्ट को। तो बावजूद उसके कि अमेरिका के साथ उनकी ट्रेड कम हुई है पिछले 2-3 सालों के अंदर, ओवरऑल 2025 में आज जो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है चीन का। इसका मतलब है कि चीन ने बड़ी खामोशी के साथ और बड़ी क्लेवरली कि वो जो अमेरिका की लेवरेज थी ना कि सबसे बड़ी मंडी है, उसको खत्म करके बाकी दुनिया के साथ डाइवर्सिफाई किया। तो इस वजह से भी अब जो लेवरेज है वो कहते हैं कि अमेरिका के पास नहीं बल्कि चीन के पास है। तो दूसरा जो टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें, अगेन जो सबसे बड़ा जो मसला था कि अमेरिका ने जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स बहुत सी चीज़ों के ऊपर, खास करके जो सेमीकंडक्टर्स हैं, चिप्स हैं, उनके ऊपर लगा रखे हैं ताकि चीन जो टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। और उसके काउंटर फिर उन्होंने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो उन्होंने लगा दिया चाइना ने, क्योंकि ऑलमोस्ट 80-90% उसके बगैर चिप्स प्रोसेसिंग और उनके ऊपर वो कंट्रोल करते हैं। तो अगेन जो लेवरेज है वो उनके पास है। बट ओवरऑल जो मैं इवन चीन में भी बहुत से लोगों को सुन रहा था कि 2017 में भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की थी प्रेसिडेंट शी के बारे में, बट उनका प्रॉब्लम यह है कि वो फिर कुछ अरसे के बाद ही उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम लिए जो चीन को पसंद नहीं है, टैरिफ और जो बाकी चीजें। तो डिपेंड करता है कि अब ये वहां से गए हैं और जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जो भी अगर अंडरस्टैंडिंग हुई है, मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई, वो किस हद तक उसको ऑनर करते हैं। एक व्यू ये है कि जैसे मैं कह रहा था कि 2017 का चीन और 2026 का चीन बड़ा मुख्तलिफ है, शायद अमेरिका के पास अब उस तरह की लेवरेज नहीं है। तो लेट्स होप, और ये भी इंपॉर्टेंट है बात कि ये इस साल के आखिर में यानी कि सितंबर में रेसिप्रोकल जो विजिट है प्रेसिडेंट शी करेंगे और उसका वो फॉलो अप होगा। सो इट इज नॉट वन ऑफ जो देयर कुड बी अ रीजन कि कुछ चीजें जो अभी तय हुई हैं उसको हतमी जो शेप है अगले चंद माह में दी जाएगी। जब सितंबर में प्रेसिडेंट शी अमेरिका जाएंगे तो उसमें ये फॉर्मल अनाउंसमेंट हो सकते हैं। एक और जो सबसे बल्कि अहम जो इशू था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उसके हवाले से 2 स्टेटमेंट्स कामरान सामने। एक तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की है जिसमें उन्होंने कहा कि चीन ने मदद ऑफर की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो उनके यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो की, उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने कोई मदद नहीं मांगी। तो ये क्या सिचुएशन है? ये अगेन इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन कंफ्लिक्टिंग है। और इवन हालांकि अमेरिकी सदर ट्रंप चीन जाने से पहले जब उनसे सवाल हो, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चीन की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इतलात आ रही हैं, क्योंकि चीन का एक इन्फ्लुएंस है, सबसे ज्यादा 90% जो ईरान का तेल है वो उनसे खरीदते हैं, उनके साथ बाकी भी उनके ताल्लुकात हैं, एक इन्फ्लुएंस है। तो 2 चीजें अमेरिकी सदर ट्रंप ने कही हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि चीन अग्री करता है अमेरिका के साथ कि ईरान को जौहरी जो हथियार है वो नहीं बनाने चाहिए। जो ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट शी की मौजूदगी में कही थी, मौजूदगी में भी कही है। लेकिन जो अगर आप रीड आउट देखें जो व्हाइट हाउस का, लेकिन जो चीन की वजारत खारजा का, तो उसमें शायद उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लिसिटली बात नहीं की। ये उन्होंने जरूर बात की है कि चीन चाहता है कि एक लॉन्ग लास्टिंग और एक कॉम्प्रिहेंसिव जो सीज फायर है वो होनी चाहिए और इस मसले का हल होना चाहिए। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस मामले के ऊपर मुझे लगता है कि अमेरिका और चीन का जो नुक्ता नजर है वो एक उसमें आपको एक पेज पे नजर आते हैं। यानी कि जो चीन है वो भी चाहता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको रीओपन होना चाहिए और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। अब इसमें उन्होंने वजाहत नहीं की, क्योंकि एक जो इस वक्त बात हो रही है कि और ऑलरेडी जो ईरान है उसने तो ऐलान किया है कि वो अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो नए प्रोटोकॉल्स के तहत होगी, वो टोल भी लेंगे या जो ईरान की जो नेवी है या जो फौज है वो उसको कंट्रोल करेगी। तो अमेरिका भी और कहीं ना कहीं चीन भी शायद जो उसका मिलिट्री सोल्यूशन है, उसमें जो मिलिट्री का जो एलिमेंट है इस मैरीटाइम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के, उसके खिलाफ है। लेकिन जाहिर है कि चीन की एक अपनी अप्रोच है, वो एक तरीके से बात करते हैं। बट क्या चीन अमेरिका के कहने के ऊपर उस हद तक ईरान के ऊपर दबाव डालेगा कि जी वो जो अमेरिका की मर्जी मंशा है
ये मेरे ख्याल में भी सबसे आम क्वेश्चन है। और क्योंकि ईरान और इसकी बात हो ही रही है तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि ब्रिक्स का जो फॉरेन मिनिस्टर का भी इजलास हुआ, वहां पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी गए थे और इंडिया में हुआ, ये इंडिया में हुआ, और वहां पर एक मुश्तरका एलामिया इसलिए नहीं आ सका क्योंकि यूएई और ईरान के जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी आपस में काफ़ी एक डिप्लोमेटिक स्पैट भी हुआ और कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहां पर ये जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया। बट इंपॉर्टेंटली एज यूजुअल पाकिस्तान की जो मीडिएशन एफर्ट है, एक चीज जो कंसिस्टेंस है ना, मैं ये कहने लगा था, जो अभी तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कंसिस्टेंस है जिसमें उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं की, वो क्या है? नहीं, वो तो पाकिस्तान की तारीफ है, उस पर भी आएंगे। और उसमें देखें कुछ लोग जो है खास करके लेट्स नेम इट इंडिया और इजराइल, ये दो ऐसे मुल्क हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट से खुश नहीं है। वो कहते हैं कि जी एक तो इंडिया के अपने कंसर्न्स है कि ये पाकिस्तान का क्यों इतना नाम मंजरेआम पे आ रहा है, इजराइल को ये प्रॉब्लम है कि हम उनके डिजाइन्स को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। और जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नई दिल्ली में, एज यूजुअल जो भारतीय सहाफ़ी हैं उन्होंने उनको प्रोवोक करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के बारे में कुछ बुरी बात कहें। उन्होंने मतलब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि ये जो मीडिएशन एफर्ट पाकिस्तान करवा रहा है ये तो अब नाकाम हो गई, यानी कि उन्होंने एक जजमेंट दे दी, तो उस पर आपकी क्या राय है? तो अब्बास अराक्ची ने क्या कहा, ये सुनते हैं। जी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने एक मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि भारतीय सहाफ़ी को अच्छा एक जवाब दिया। वो तवक्को ये कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के बारे में कोई मनफी बात करें, तनकीद करें, ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सकें। और इम्पॉर्टेंटली ये जो पाकिस्तान को बदनाम करने की या पाकिस्तान की कोशिशों को अंडरमाइन करने की जो कोशिश है शहबाज, उसमें अगर आप देखें इस हफ्ते एक और दो इस हवाले से डेवलपमेंट्स हुई। एक तो जो CBS न्यूज़ है, अमेरिका का जो मीडिया आउटलेट है, उन्होंने एक मज़ा का खेस खबर चलाई कि जो पाकिस्तान है वो किस तरीके से कोट एंड कोट के कैसे एक न्यूट्रल मीडिएटर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो ईरान के फौजी तैयारे हैं उनको उन्होंने कहा है कि जी नूर खान जो एयरबेस है वहां पर चुपके से पार करने की इजाजत दी है ताकि अमेरिका उनको निशाना ना बना सके। उसको एम्पलीफाई किसने किया? जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं, सेनेटर लिंडजे ग्राम, जो माजी में पाकिस्तान के बड़े दोस्ती के हक में थे, अचानक वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने लगे हैं। उस पर दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान हैं बड़ा एक क्लियरली उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया, एंड एवरीबडी नोज कि वो जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे वो अमेरिका के भी और ईरान के, जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात का जो पहला दौर हुआ था, तो जाहिर है कि वो कोई छोटा विजिट नहीं था, उसमें सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी डिटेल्स के लिए उसके लिए आए थे। और उसके अलावा फिर एक अमेरिकन एक्सपेक्टेशन भी थी ना कि टॉक्स होनी है, तो इसलिए भी और टॉक्स होनी है। और अमेरिकन को अच्छे तरीके से पता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो जहाज एक कोई सुई है कि आप उसको पार कर दें तो किसी को नजर नहीं आएगा, तो जानबूझ के उसको एक क्या कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। और उसमें जो इंपॉर्टेंट आई थिंक फैक्टर है, यहाँ पर इंडिया की तो बात की है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल और इजराइल मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उनके जो प्लान्स हैं उनको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो ईरान का लेटेस्ट प्रपोजल भी सामने आया था जिसको अमेरिकी सदर ट्रंप ने रिजेक्ट किया, उसके बाद उनको तवक्को थी कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है दोबारा जंग के लिए जाएंगे, लेकिन अभी फिर भी वो जंग के लिए नहीं जा रहे। और उसमें जो इजरायली लॉबी है और जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनका ये ख्याल है कि ये जो उनका ब्रॉडर एक मंसूबा है उसमें पाकिस्तान उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री की आदत है वो अभी भी ट्रंप को ये उम्मीद और दिला रही है कि इसका डिप्लोमेटिक हल निकालना चाहिए। और शायद ट्रंप भी कन्विंस्ड है कि अभी भी शायद डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इसका निकल सकता है। और ट्रंप की बात ही हो रही है। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं, जब चीन के दौरे से वापस आ रहे थे तो एयरफोर्स 1 यानी कि अपने जहाज में एक मरतबा फिर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, ये मेरे ख्याल में जवाब है उन तमाम मुल्कों को, उन तमाम इंडिविजुअल्स को जो पाकिस्तान के किरदार को मनफी अंदाज में पेश कर रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो टस से मस नहीं हो रहे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे IMF की जो स्टाफ लेवल की रिपोर्ट है वो भी मंजरेआम पर आई है। और आज फ्राइडे है और ईरान अमेरिका के जंग के जो मनफी असरात हैं वो पाकिस्तान पर किस सूरत में पड़ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो अगली किस्त है वो तो हमें जारी कर दी थी, अप्रूव भी की थी, और उसके साथ फिर आपको पता है कि एक स्टाफ लेवल रिपोर्ट भी आती है जिसमें ओवरऑल जो पाकिस्तान की मईशत है, बजट आने वाला है, उसके हवाले से नई क्या कंडीशंस है उस पर भी बात होती है। लेकिन शहबाज, इससे पहले कि मैं इस पर आऊं, क्योंकि जुमा है, वैसे पहले कभी माजी में आज से चंद साल पहले कोर्ट्स के फैसले आते थे, लेकिन अब ये रिप्लेस करके अली परवेज मलिक साहब लगता है चीफ जस्टिस की जगह। तो अब वो है वो तेल की कीमतों में रद्दो बदल के हवाले से चीजें सामने आ जाती हैं। मेरे ख्याल की बुरी खबर नहीं आ रही।
अच्छा, तो क्या अपडेट है आपके पास? अच्छा, मतलब बुरी खबर नहीं है परेशान ना हो कि लोग जो है वो लाइनें ना लगाएं, ना लगाएं, क्या ख्याल है? ना लगाएं लाइनें। अच्छा, डिटेल कल बात कर लेंगे, लाइनें ना लगाएं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं। लेकिन अनाउंसमेंट थोड़ा मेरे ख्याल में थोड़ी देर में ही होगी या लेट होगी? हाँ, बस वो होने वाली है, समझे। अच्छा, कोई नथिंग टू वरी दिस टाइम, होपफुली चले, पता नहीं मूड खराब हो जाए तो तेल की कीमत बढ़ा दे, वैसे बढ़ने के चांसेस नहीं है। अच्छा, चले ठीक है, लेकिन ज्यादा बढ़ने ये तो चले आपने वक्ती तौर पर अच्छी हमें खबर सुना दी है, लेकिन ये जो स्टाफ लेवल रिपोर्ट सामने आई है उसमें मेरा ख्याल नजर आ रहा है कि तेल से ही स्टार्ट कर लें, क्योंकि आवाम का तेल निकल रहा है। देखें, एक में दो चीजें हैं जिसमें आप बात करेंगे, जो पेट्रोलियम लेवी के टारगेट्स और क्या सेट किए हैं, और जाहिर है कि पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा ही सेट किए हैं। मैं तो इसको इस एंगल से देख रहा हूं कि अगर ये जंग तो इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो और इंटरनेशनल मार्केट में होपफुली तेल की कीमतें भी नीचे आएंगी, लेकिन ये जो लेवी के हमने टारगेट्स रखे हैं उसको सामने रखते हुए भी तो मुझे नहीं लगता कि अवाम को उस तरीके से फिर इतना रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अगर हमने इतना कमिट कर लिया IMF के साथ कि फर्दर पेट्रोलियम लेवी से ही कर लेते हैं, फिर फिर इधर से बाकी बात नाज़रीन काफी ज्यादा करने वाली है। बजट भी चल रहा है, IMF की टीम भी पाकिस्तान में, ये जो IMF की रिपोर्ट में कैसा इंकिशाफ हुआ है जो हम भी पहले इसको नहीं पकड़ सके। IMF की रिपोर्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है, आज ही रिलीज हुई है। उसके अंदर नाज़रीन ये इंकिशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसके ऊपर जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 166% है। अगर 100 रुपए का पेट्रोल है तो उसके ऊपर जो इफेक्टिव रेट है वो 166 रुपए, टैक्स मिला के 266 रुपए। तो इफेक्टिव टैक्स रेट पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर पाकिस्तान में IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 166% है। उसके हवाले से जो मैं रिपोर्ट से जुमला कोट एंड कोट कर रहा हूं ताकि किसी को कोई इसके हवाले से कोई गलत फहमी ना हो। रिपोर्ट में लिखा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स carry an effective tax rate of 166%, leaving revenues heavily reliant on fuel taxation and vulnerable to shocks। तो ये बहुत ही एक बड़ा एक इंकशाफ इस रिपोर्ट के अंदर आया कि इफेक्टिव टैक्स रेट पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर 166%। और इसी रिपोर्ट के अंदर एक और चीज बताई गई है, वो ज़राअत है। ज़राअत का उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो 25% के बराबर है। और जो इफेक्टिव टैक्स रेट ज़राअत के ऊपर, इनकम टैक्स रेट जो ज़राअत के ऊपर है, जो IMF की रिपोर्ट के अंदर है, वो 0.3% है। तो ये दो बड़े नंबर्स हैं कामरान, ये हम नाज़रीन के लिए छोड़ के जा रहे हैं। मतलब ये होश उड़ाने वाले दोनों नंबर्स हैं। ज़राअत वाला भी क्योंकि उसके ऊपर इतना फोकस नहीं होता है, सूबाई मामला है, आईनी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। और दूसरा ये खास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत, इसी के कॉन्टेक्स्ट में इस साल का जो हदफ था पेट्रोलियम मसनूआत से पेट्रोलियम लेवी लेने का वो 1468 अरब रुपए था। तो हम जैसे पहले बात कर चुके हैं कि पहले जो 9 माह है इस माली साल में, उसमें जो टैक्स कलेक्शन हुई है इसकी पेट्रोलियम लेवी की मद में वो 1205 अरब रुपए है, जो पिछले पूरे साल के तकरीबन बराबर। अभी 3 माह बाकी हैं, कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। अगले साल का जो हदफ IMF ने रख दिया, जो इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, वो 1727 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी का हदफ अगले साल के लिए प्रपोज किया है IMF ने, जो कि बजट में आपको नंबर्स नजर आ जाएंगे, जो इस साल के मुकाबले में कोई 18% या 260 अरब रुपया ज्यादा। अब इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि जो तेल के ऊपर जो टैक्स है वो फिक्स है, 80 रुपए फी लीटर है जो IMF से मुआहदा। अभी इस वक्त कोई 118 रुपए के करीब आपका पेट्रोल के ऊपर है, कोई 43 रुपए फी लीटर डीजल के ऊपर, 160 रुपए टोटल हो गया। हुकूमत पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई जा रही है क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। और ये IMF की शर्त भी थी बाय द वे। प्रोग्राम का जो अप्रूवल हुआ है ट्रांच का IMF के बोर्ड की तरफ से, उसमें 2 प्रायर एक्शंस थे कि FPR कोर्ट केसेस में 322 अरब रुपया इकट्ठा करेगा, जो हम पहले रिपोर्ट कर चुके। दूसरी उसकी प्रायर कंडीशन ये थी कि आप पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो आलमी मंडी की कीमतों के बराबर लेके जाएं और उस पर टैक्स पे रिकवर, ये उसकी प्रायर एक्शन थी। अब 1727 अरब रुपए का अगले साल का हदफ है, तो उस तक पहुंचने के लिए प्राइस ज्यादा है। हुकूमत का ये ख्याल है कि प्राइस ज्यादा है तो फिर कंजम्पशन उसकी कम हो जाएगी। अब ये फिक्स टैक्स, ये परसेंटेज में तो है नहीं कि कीमत कम हुई तो टैक्स कम हो गया, कीमत बढ़ गई तो टैक्स बढ़ गया। ये तो आपका 100 रुपए का भी अगर लीटर है उसकी कीमत है तो टैक्स तो आपने उस पर 80, 118 वट एवर रेट जो आपने वो लेना है। तो अगर कंजम्पशन कम हो रही है और टारगेट ज्यादा रख दिया तो फिर क्या होगा? इसका फिर मतलब ये है कि लेवी का फिर रेट गवर्नमेंट और बढ़ाएगी। और इस वक्त लॉ के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हुकूमत को किसी काबीना की, किसी पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लॉ ये कहता है कि हुकूमत जितना पेट्रोलियम लेवी का रेट मुकर्रर करना चाहे वो कर सकती है। जितने का मतलब वो कोई भी हो सकता है। मुझे एक बात समझ नहीं आई जब आपने इस सेगमेंट का आगाज ही इसी बात से, इंकिशाफ से किया कि जो पेट्रोल या तेल की मसनूआत के ऊपर हुकूमत कितना टैक्स ले रही है, 166%।
तो मुझे ये लगा कि शायद जो IMF ने ये सारी बात बताई है तो उनको ये एहसास हुआ कि ये बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा कम होना चाहिए। तो आपकी बातों से ये लगा है कि वो जो IMF वो कहते हैं 166% नहीं, डबल सेंचुरी तक होना चाहिए, 200% आपको लगाना चाहिए। तो मतलब ये जो आप लेवी अगर आप बढ़ाएंगे, टैक्स ही है ना, तो इसका मतलब है कि वो IMF कह रहे हैं कि ये कम है, मतलब इसका ये मतलब देखें, इजी सोर्स ऑफ मनी है ना। FBR तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसके ऊपर बेतहाशा बात हो चुकी है, बल्कि FBR के ऊपर भी थोड़ा सा IMF टाइट हो रहा है। FBR के हवाले से भी 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये भी एक है कि अगले साल कितने नए टैक्सेस लगेंगे, टैक्स के इकदाम, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस उसमें, कुछ इन्फोर्समेंट के जरिए, कुछ एग्जिस्टिंग लॉज में से ही मजीद कितना पैसा निकाला जाएगा। जो इनका मुआहदा हुआ हुकूमत का IMF के साथ, उसके तहत अगले माली साल में वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतों को 860 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम करने पड़ेंगे। 860 अरब रुपए के, इसमें वफाकी हुकूमत का हिस्सा है 430 अरब रुपया इजाफी टैक्स इकदामात का, और सूबों का भी 430 अरब, चारों सूबों का। पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा कम नहीं है? इससे पहले तो उससे कम है, क्योंकि ये फ्रंट लोडेड प्रोग्राम था ना, पहले दबा के इन्होंने टैक्सेस लगाए ना। तो अब जो फेडरल गवर्नमेंट का 430 अरब है, उसमें 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। उसकी कुछ डिटेल्स हम शायद अगर फर्दर में कोई इन्फॉर्मेशन कंफर्म होगी तो कल के प्रोग्राम में भी करें। कुछ इन्फॉर्मेशन इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ अभी। और 215 अरब के इन्होंने कहा हम इन्फोर्समेंट इकदाम, इन्फोर्समेंट क्या होगा, ऑडिट के जरिए पैसा निकालने की कोशिश होगी। इसके अलावा प्रोडक्शन जो लाइंस हैं कंपनीज की, फैक्ट्रीज की, उनकी मॉनिटरिंग, इस किस्म के इकदाम से करें। सूबों ने अपना जो 430 अरब रुपया कहाँ से निकालना है, सूबों को ये कहा गया है कि आप जो है वो ज़राअत की आमदन के ऊपर जो टैक्स लगा था पिछले साल, उसमें रिकवरी नहीं हुई। वो IMF ने अपनी रिपोर्ट में मान लिया, हमने तो उस वक्त भी कहा था कर नहीं सकेंगे। तो उन्होंने कहा सूबे जो है वो ज़राअत की आमदन के ऊपर टैक्स इकट्ठा करेंगे ज़्यादा, और उसके अलावा जो आपको पता है कि खदमात का जो शोबा है, जो सर्विसेज हैं, वो आईनी तौर पर सूबाई मामला है। तो सर्विसेज के ऊपर जो सेल्स टैक्स सूबे के पास है, तो जो अभी बहुत सारे एरियाज में जो है वो बहुत सारी सर्विसेज जिसके ऊपर अभी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या टैक्स कम ले रही है, ले ही नहीं रही। तो उन्होंने कहा जी कि सेल्स टैक्स जो खिदमात हैं, खिदमत जैसे मैं और आप अभी काम कर रहे हैं, हम भी सर्विस दे रहे हैं, तो हम कोई गुड्स तो सेल नहीं कर रहे, तो सेल्स टैक्स जो है खिदमात के ऊपर, वो आप उसके ऊपर उसका जो नेट है उसको मजीद जो है इसको एक्सपैंड करेंगे। एक और जो चीज़ उन्होंने FBR के लिए की, FBR का अभी जो उसके क्वार्टरली जो अहदाफ IMF के साथ तय होते हैं ना, वो इंडिकेटिव टारगेट बोलते थे उसको। इंडिकेटिव का मतलब ये होता है कि ये आपकी IMF की शर्त है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने टैक्स इकट्ठा करना है, इस साल करना था 14,130 अरब रुपया, तो वो मिस हो गया है। और जब मिस हो गया तो उस शर्त तो आपने ब्रीच कर दी। जब शर्त ब्रीच कर दी तो आपको इंडिकेटिव टारगेट तो IMF के बोर्ड से उसके वेवर नहीं चाहिए था। अब इन्होंने उसको अपग्रेड कर दिया, जो शर्त है उसको हार्डन कर दिया है। अब इंडिकेटिव टारगेट की बजाय उसको कह दिया उन्होंने क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जिसका मतलब यह है कि अगर अगले साल का जो भी हदफ भी सामने नंबर आ गया है, हमने ये रिपोर्ट किया हुआ पहले, 15,262 अरब रुपए का अगले माली साल में FBR ने टैक्स इकट्ठा करना है, जिसमें जो पहले 6 माह का हदफ है वो 7,022 अरब रुपए का है। तो अगर 7,022 का आपने 31 दिसंबर को इकट्ठा करना, अगर नहीं होता तो ये फिर मामला IMF के बोर्ड के पास जाएगा। फिर IMF के बोर्ड के पास 2 चॉइसेस होंगी, या तो आपको वेवर देगा या वो कहता है फिर आपकी किस्त रोक लेगा, आपकी किस्त रोक लेगा। तो ये इसके अंदर एक कैच तो इसमें इन्होंने जरा मुश्किल बना दिया चीजों। बट लेट्स होप कि क्या इस क्या कहते हैं कि वो जो थ्रेश होल्ड है वो इसको अगर तब्दील भी किया है तो क्या IMF जो है वो टस से मस होगा। इस पर डिस्कशन जो है हम जारी रखेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लें, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF की जो स्टाफ लेवल रिपोर्ट सामने आई है उस पर हम बात कर रहे हैं, और शहबाज ज़ाहिर है कि ये रिपोर्ट जब आई है तो अगले महीने और शुरू में ही नया बजट भी आ जाएगा, और ये हम पहले बात कर चुके हैं कि ये जो बजट आ रहा है तो वो IMF की अप्रूवल से होगा। तो नए इकदाम भी जो IMF ने पाकिस्तान को करने के लिए हैं, वो कौन से मेजर्स हैं जो हम आगे बजट में लेने जा रहे हैं? देखिए, इसमें जैसे भी बताया ना कि 430 अरब रुपए के इकदाम वफाकी हुकूमत ने करने हैं, जिसमें 215 अरब के नए टैक्सेस हैं और 215 अरब इन्होंने जी इन्फोर्समेंट, ऑडिट से, प्रोडक्शन लाइन्स की मॉनिटरिंग से, ई-इनवॉइसिंग से, इन चीज़ों से। बल्कि ई-इनवॉइसिंग से मुझे एक बात याद आ गई, आपको पता है पॉइंट ऑफ सेल एक लगाया हुआ है टीयर 1 रिटेलर। टीयर 1 रिटेलर के पॉइंट ऑफ सेल है कोई 13,000 उसमें है रजिस्टर्ड अभी तक हुए हैं, या 35-36 हज़ार टोटल स्टोर्स हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल जो स्कीम है वो नाकाम हो गई है। पॉइंट ऑफ सेल को अब ये कन्वर्ट करने जा रहे हैं ई-इनवॉइसिंग के अंदर, विच इज अ गुड थिंग। चले आप उसको अगले स्टेज पे लगे, बट जो इसमें मैं चीज़ हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ,
ये फर्क क्या है? मतलब वो इन बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन इनका वो होगा। असल जो कैच है इसके अंदर, चूंकि सारी गलती अगर रुपया तो मुक दी है ना, हर एक रसीद जो दुकानदार जनरेट करता है कंप्यूटराइज्ड, उसके ऊपर आप 1 रुपया एक फीस देते हो, वो फीस FBR को जाती है, और FBR उस 1 रुपया पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करके वो करोड़ों में साल का टैक्स बनता है, जो आपको महसूस नहीं होता कि 1 रुपया, चाहे 5 रुपए की रसीद है खरीदारी है या 5 लाख की है, 1 रुपया तो उसने लेना है आपसे। तो मैं यहाँ पे एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि जब POS को आप खत्म करने जा रहे हैं इफेक्टिवली, तो 1 रुपए की जो रसीद के ऊपर आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, ये छोड़ेंगे? आप कहने को तो 1 रुपया, लेकिन मैंने बता दिया इसके पीछे हजार करोड़ों रुपया, और कहाँ कहाँ खर्च होता है उसकी डिटेल भी हम कहें तो शेयर कर देंगे, गाड़ियों में कैसे, फ्यूल में और बाकी जगहों पे ये जाता है। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, ये तो किया चीज। दूसरा इसका जो बजट है ना कामरान अगले साल का, वो भी IMF ने नंबर्स भी उसके बाय एंड लार्ज तय हो गए हैं। 19-20 का फर्क होगा, कैबिनेट कुछ अपना डिस्क्रिप्शन यूज करे, कुछ हुकूमत के अपने जो मसाइल होते हैं सियासी इत्तेहादी जमातों के, उसमें ऊपर नीचे चीज हो सकती है। अगले माली साल के जो बजट है उसका जो हजम होगा कुछ 17,100 अरब रुपए का होगा, जो इस साल के ओरिजिनल से कमोबेश उसके बराबर है, लेकिन रिवाइज बजट से ये कोई 9% या कोई 1400 अरब रुपया ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं है। और ये क्यों, इसमें इतना फर्क क्यों आ रहा है? एक तो ये कि इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है। अगर ये इंटरेस्ट कॉस्ट अभी भी वो रेट आपका जो 22% पे रहता, तो ये जो अभी 17,000 का बजट है, ये 19,000 या इससे भी ज्यादा हो चुका होता है। तो एक तो ये चीज। दूसरा डिफेंस जो आपका भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें जो IMF ने अपनी रिपोर्ट में नंबर दिया, वो मुझे कोई नंबर को इतना समझ नहीं आ रही उस नंबर की। इस साल का जो दिफा का बजट है हमारा कोई 2560 अरब रुपए के करीब है। अगले साल का ये कह रहे हैं कोई 2665 अरब रुपए, उसमें सिर्फ कोई 101 अरब रुपए की इंक्रीज दिखा रहे हैं, जो मुझे समझ नहीं आ रही। हो सकता है कि आपका थ्रेट लेवल है पिछले साल के लेवल है वो ज्यादा है। अफगानिस्तान फ्रंट आपका एक्टिव है, इंडिया फ्रंट एक्टिव है, ईरान की वजह से आपको हाइटेंड सिक्योरिटी अपने एरिया में भी रखनी है, तो आपकी एयर शॉर्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंटरनल जो सिक्योरिटी इंटरनल का सिक्योरिटी का बजट थोड़ा सा वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का अलग वजारत दाखिला देती है, अदर देन जो मिलिट्री होती है ना आपकी, जो रेंजर्स हैं, ये कोस्ट गार्ड्स वगैरह। तो ये एक नंबर है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा नंबर की अब मैं क्विकली जो है ना, क्योंकि आप बजट के नंबर थोड़े दे ही रहे हैं, तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं, बजट में उनको यही एक आस होती है, क्या इस बजट में अभी तक कुछ खबर है, कुछ एक तो कोई ज्यादा हाई होप्स ना रखें। अभी तक जो इंडिकेशंस आ रही हैं, हम हतमी तौर पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि आम तौर लास्ट मिनट में फिर वो प्रेशर भी होता है, पॉलिटिकल फैसला होता है, तो बहुत ज्यादा हाई होप्स नहीं है मेरा ख्याल। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि काबीना की या वजीर आजम ये ख्वाहिश होगी, क्योंकि जो महंगाई का लेवल है, जिस तरीके से बुरी तरह सबसे ज्यादा जो तबका पिसा है ना, वो तनख्वाहदार है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है या मेरे और आप जैसा जो कैमरामैन हमारे बैठे हुए इन जैसे लोग हैं, हम लोग ज्यादा पिसे हैं। तो हमें तो वैसे प्राइवेट सेक्टर को तो छोड़ दे, हमारी क्या तनख्वाहें बढ़नी है क्या नहीं बढ़नी, सरकार के जो मुलाजमीन होते हैं उनको तो ये होप होती है कि उनकी सैलरी। और आपने ये जो बात की है ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की वजह से और फिर जो बाकी हालात हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जो IMF रिपोर्ट का जिस हिस्से का जिक्र करना है वो ईरान और अमेरिका की जो जंग है, और उसके हवाले से भी IMF ने अपने ख्यालात का इजहार किया है कि ये जो जंग है किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को मुतासर कर सकती है, महंगाई में किस तरह से इजाफा हो सकता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। IMF की जो स्टाफ लेवल की रिपोर्ट है उस पर बात कर रहे हैं, और शहबाज ज़ाहिर है कि आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और जो ईरान अमेरिका की जंग है, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ऑलरेडी जो तेल की कीमतों की सूरत में जो नुकसानात या इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर IMF जो है वो खबरदार कर रहा है कि अगर ये जंग जो है तूल पकड़ती है, ऑलरेडी ज़ाहिर एक स्टैंड ऑफ तो है, उससे आपकी मईशत पहले ही कौन सा इतनी चल रही है, फर्दर स्लो होगी उसकी जो ग्रोथ है, और जो इन्फ्लेशन है उसमें भी इजाफा होगा। तो क्या प्रोजेक्टेड सिनेरियोज हैं IMF ने जो पेश किए, और कितने इस साल गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी रही, इसके ऊपर कल इंशाल्लाह डिटेल प्रोग्राम करेंगे। मैंने इसको छोड़ दिया, उसमें सरकारी नताइज तो आ चुके हैं, बस काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। बट जो अभी फोरकास्टिंग IMF की है वो इनिशियली तो कोई इतनी बुरी नहीं है, अगर ये चीज़ अभी फौरी ख़त्म हो जाती है तो मैनेजेबल है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर ये चीज़ प्रोलॉन्ग होती, जिसको IMF कहता है कि एडवर्स के सिनारियो, तो 5-6 बड़े खदशात
जो IMF ने है वो रिफ्लेक्ट किए हैं पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें दो तीन चीज़ें जिसका हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है गल्फ की वजह से। एक तो ये है कि आपकी जो गैर मुल्की तरसीलात ज़ार हैं, फॉरेन रेमिटेंसेज, IMF ने इसमें दो चीज़ें की जो हम सब पहले इस पर बात भी कर चुके, जो कि IMF कहता है उसका वजन बढ़ जाता है। उसने कहा जी कि अगर ये मामला बढ़ता है मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट का, तो पाकिस्तान की गैर मुल्की तरसीलात ज़ार मुतासर हो सकती है दो वजूहात की वजह से। एक तो ये कि आपके वर्कर्स वहाँ पे इम्पैक्ट हो रहे हैं, जंग है वहाँ पे भी नॉर्मल चीज़ें नहीं रही हैं गल्फ के अंदर, और गल्फ से पाकिस्तान को 55% जो पूरी इनको रेमिटेंसेज मिलती है ना, अगर $40 अरब आ रहा है मिसाल के तौर पर, तो $40 अरब का 55% कोई 21-22 अरब डॉलर वो सिर्फ गल्फ से आपको, या $24 अरब के करीब आपको गल्फ से आता है। नंबर 1। नंबर 2 जी, अगर पाकिस्तान के वर्कर्स उन्होंने वहां से वापस भेजना शुरू कर दिए, ये बहुत अहम है। अगर किसी एक मुल्क ने भी किसी वजह से, मुआशी वजह से, सियासी वजह से पाकिस्तान के वर्कर्स वापस भेजे, तो दैट विल बी अ डेंट। IMF ने तो किसी मुल्क का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा जी अगर वहां पे काम मुतासर हुआ या पाकिस्तानी वर्कर्स को वापस आना शुरू हो गए, भेजे नहीं लफ्ज वापस आना शुरू, तो इसकी वजह से आपकी रेमिटेंस, अब रेमिटेंस अगर इफेक्ट होती है, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ ही नहीं रही, एक्सपोर्ट्स तो मनफी में जा रही है, कोई $2.25 अरब कम हो गई है पहले 10 माह में, और हुकूमत पता नहीं किस चीज़ के शादियाने हैं जो वो बजा रही है, तो फिर वी विल बी इन अ सीरियस ट्रबल। बैलेंस ऑफ पेमेंट का फिर क्राइसिस, जिसका मतलब यह फिर एक और IMF प्रोग्राम। नंबर 1। नंबर 2, जो एक और उन्होंने बात कही कि गल्फ से कमर्शियल, फॉरेन कमर्शियल लोन भी पाकिस्तान लेता है, 3 जगहों से लेता है। एक तो इनका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, इनका अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक दुबई भी है और लंदन भी है, फिर चाइना, और फिर जो कुछ गल्फ बेस्ड एमिरेट्स और NDB, मेरा ख्याल इस तरह की 2-3 बैंक्स हैं उनकी, वो पाकिस्तान को फॉरेन कमर्शियल लोन्स देते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो फॉरेन कमर्शियल लोन्स हैं पाकिस्तान के, ये इम्पैक्ट हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कैपिटल फ्लाइट, अब बहुत सारा पाकिस्तान में पैसा जो है ना स्टॉक मार्केट में, या एक और कर्जे का एक और नाम है रोशन डिजिटल अकाउंट या पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जिसको बड़ा आजकल प्रोपोगेट गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए, पता नहीं क्या कारनामा हो गया, वो हाईली एक्सपेंसिव लोन है, वो उससे पैसा बाहर भी जा सकता है। तो ये उनको तीसरा कंसर्न। जो 2-3 लोगों के कंसर्न ज्यादा होते हैं, महंगाई के ऊपर उन्होंने कहा जी कि अगर तो फौरी खत्म हो जाता है तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, 8.5% के आसपास इन्फ्लेशन आपकी रह जाएगी, आखिरी क्वार्टर में 10% तक जाएगी, जो ऑलरेडी जा चुकी है अप्रैल में, और उसके बाद ये मैनेजेबल है। बट अगर ये चीजें इसी तरह चलती हैं तो एवरेज इन्फ्लेशन फिर अगले माली साल में कोई 10% के करीब होगी। तो अगर एवरेज इन्फ्लेशन 10% है तो एनुअल इन्फ्लेशन रेट आपका फिर 14-15% के आसपास तो जाएगा। ये कंसर्निंग चीज है, क्योंकि उन्होंने कहा उसकी वजह वो ये एनर्जी प्राइसेस आपकी, और फिर जो उसका इंपैक्ट आता है, एक स्पिल ओवर इंपैक्ट भी आता है। GDP ग्रोथ इस साल तो उन्होंने कहा जी कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, अगले साल एडवर्स के सिनारियो में कोई पाकिस्तान के GDP ग्रोथ फिर कोई 2.5-2.6% के करीब जो है हमें वो प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ये एक ओवरऑल उनकी जो एक समरी उनकी जो बनती है ना वॉर इम्पैक्ट की, वो ये बनती है। और वेरी क्विकली ये तो ज़ाहिर है कि एक रियल पिक्चर है, तो इसको बेस बनाते हुए क्या जो IMF पाकिस्तान के ऊपर शराइत आयद कर रहा है, तो उसमें कोई कुशन छोड़ा है कि अगर एडवर्स केस सिनेरियो के अंदर कोई कुशन, कोई इस तरह की पाकिस्तान के लिए के बेनिफिट ऑफ डाउट के, जो देखें अगर गैर मामूली हालात हैं तो वहां पर फिर गवर्नमेंट जो है कम से कम आवाम को कुछ रिलीफ दे सके, या वो जो उनका एक सिक्का राजुल वक्त है जो फिक्स एक फार्मूला है उस पर उन्होंने जर्नलिस्टिक लैंग्वेज इस्तेमाल की है रिपोर्ट के अंदर। जर्नलिस्ट, हम जरा लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं ना और थोड़ा सा उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बावजूद इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस जो भी, जो कि जंग की वजह से हैं, और बावजूद पाकिस्तान में ग्रोइंग कंसर्न, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान में बढ़ते हुए खदशात है किस चीज के, कि आपकी गुर्बत बढ़ रही है और आपकी यहाँ पे जो GDP ग्रोथ है वो कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान जिस सीधे रास्ते, उनके लिए सीधा रास्ता है, सीधे रास्ते पे चल रहा है, जिसमें आपने एक्सटर्नल बफर्स, मतलब ये कि आपके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर आपने बढ़ाने हैं, आपने इम्पोर्ट्स कोई हद तक कनेक्ट, और बाकी फिस्कल जो आपकी पब्लिक फाइनेंसेस मैनेजमेंट, मतलब ये कि टैक्सेस और ये सारी चीजें टाइट किस्म का कंट्रोल उन्होंने रखो तुसी। इसके बगैर मतलब जंग है या अमन है, जो फार्मूला एक ही है। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं गाड़ी और आगे अगर आग लगी हुई है तो कहते हैं कि गाड़ी आपने आग से गुजारनी है, रोकनी, ब्रेक नहीं लगानी आप। हमें यहाँ पे ब्रेक लगानी पड़ेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।